Hello everyone, good evening to all of you. So welcome back on my YouTube channel AJ Physics. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दिसंबर 2014 के सेक्शन बी के क्वेश्चंस किए थे. 14 था कि 12 था, जस्ट लेट मी चेक आउट. ये सीरीज चल रही है PYQ सीरीज, जिसमें मैं आपको CSIR नेट के PYQs करवा रहा हूँ. ओके 12 था. ओके तो दिसंबर 2012 का सेक्शन सी करना है आज. सेक्शन बी हम लोगों ने लास्ट में किया था. ओके सेक्शन सी में भी आई थिंक 3 ही क्वेश्चंस हैं. जिस टाइप से सेक्शन बी में थे 3 क्वेश्चन, उसी टाइप से सेक्शन सी में. बस डिफरेंस ये है कि सेक्शन सी में जो होता है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं. तो हम लोग कर रहे हैं CSIR नेट के PYQs, और इस सीरीज में दिसंबर 2012 आज करने जा रहे हैं हम लोग सेक्शन सी. ठीक है, चलिए. अब सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा पेपर है? थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. ठीक है, ये पेपर है हमारा जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. तो मैं क्वेश्चंस लिखवा दे रहा आपको, ताकि आपको ये समझ में रहे कि आपको किस अकॉर्डिंगली उसको अटैम्प्ट लेना है. क्वेश्चंस लिखते रहोगे आप लोग. आई होप अपने नोट्स अलग से बना रहे होंगे. तो अगला जो क्वेश्चन है वो थर्मोडायनेमिक्स से है. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन ये है, अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस, a given quantity of gas is taken from the state. तो ए स्टेट से कहाँ जा रहे हैं वो सी स्टेट में रिवर्सिबली, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है. सो रिवर्सिबली. ठीक है, बाय 2 पाथ्स. 2 पाथ हैं अपने पास. सो बाय 2 पाथ्स. कौन कौन सा पाथ है? पहला पाथ तो ये है कि आप ए से लेके सी तक डायरेक्टली चले जाइए, और दूसरा बात ये है कि आप ए से लेके बी तक जाइए एंड देन बी से लेके सी तक जाइए एज शॉन. अच्छा, आपको एक डायग्राम भी दिया होगा इस क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको दिखाया होगा. ड्यूरिंग द प्रोसेस ए टू सी, ड्यूरिंग द प्रोसेस मतलब ए से सी की प्रोसेस में, द वर्क डन बाय द गैस, द वर्क डन बाय द गैस इज 100 जूल. तो कितना है? 100 जूल है. एंड द हीट एब्जॉर्ब्ड, एंड द heat absorbed is 150 joule. ठीक है. if during the process A to B to C, मतलब A से B में जाइए और B से C में जाइए, the work done by the gas is the work done by the gas is 30
जूल, मान लो इतना है। द हीट एब्जॉर्ब इज, तो क्वेश्चन ये है द हीट, सिंपल सी थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लो यहाँ पे लग जाएगा। बहुत आसान सवाल है, 5 नंबर का, कर सकते हो आराम से। 5 नंबर का सवाल है, आराम से कर सकते हो। डायग्राम गिवन है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करो इस सवाल करने का। आप लोगों से नहीं होता है देन आप लोग फिर वीडियो को देखो, मेरा सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे किया। तो ये है हमारे पास प्रोसेस, ए है, बी है, सी है। 2 प्रोसेस से ए से सी में जा रहे हैं हम लोग, ए टू सी डायरेक्टली और ए टू बी एंड बी टू सी। ठीक है, सब कुछ आपको गिवन है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। ऑप्शंस में दे दे रहा आप लोगों को, ऑप्शंस क्या क्या है इस क्वेश्चंस के। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं 20 जूल, ऑप्शन बी है 120 जूल, ऑप्शन सी है 80 जूल एंड ऑप्शन डी है 280 जूल। ट्राई करो एक बार आप लोग और फटाफट से बताओ, फिर मैं बताऊंगा। देखिए बहुत आसान सवाल है, मैं दिखाता हूँ आप करके। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी आपको वर्क डन दिया हुआ है या हीट पूछा हुआ है, कुछ भी है, वर्क डन, हीट वगैरह वगैरह, तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ से। तो यूजिंग द थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ इज सिंपली ये होता है, आप लोग जानते हो, जितना हीट आप देते हो वो वर्क डन करने में यूज़ होता है, बचा हुआ हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। ठीक है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन। जब आप लोग ए से सी में आओगे ना, तो ए से सी में आप खुद देखो, उसने आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब आप ए से सी में आते हो तो ए से सी प्रोसेस में आपके पास में जो वर्क डन है वो कितना है, 100 जूल है। तो मतलब कि ये है कि डेल्टा डब्ल्यू जो वर्क डन है वो कितना है, 100 जूल है। आपको ये दिया हुआ है कि हीट एब्जॉर्ब कितना है, 150 है, मतलब 150 जूल है। देन हीट एब्जॉर्ब भी आपको गिवन है कितना है, 150 जूल है। तो इस चीज़ से आप यहाँ से जब निकालोगे डी यू का वैल्यू, दैट इज़ द चेंज इन द एनर्जी, दैट इज़ डेल्टा क्यू माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 50 जूल। तो 50 जूल हमारे पास हीट एब्जॉर्ब हो गया। अब बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है। जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है ना, विच डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, मतलब कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज इस पाथ में आप लोग ले रहे हो, वही इंटरनल एनर्जी में चेंज इस पाथ में होगा। शायद आपको पता हो, मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है ना, वो एक पाथ फंक्शन ना होके वो स्टेट फंक्शन होता है। तो वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। चाहे आप इस पाथ से आइए या फिर इस पाथ से आइए, किसी भी पाथ से आइए, अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज कुछ है तो वो हर पाथ से सेम रहेगा। ए से बी में, ए से सी में आओगे तब भी सेम रहेगा। और कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो पाथ डिपेंडेंट ना होते हैं, एक बात याद रखो, केवल डेल्टा डब्ल्यू मतलब कि वर्क डन और डेल्टा क्यू दैट इज़ द हीट, ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं। बाकी कोई भी चीज़, चाहे आपका टेम्परेचर हो, चाहे आपका प्रेशर हो, चाहे आपका एंट्रोपी हो, ये सब स्टेट डिपेंडेंट हैं। किसी भी पाथ से आप लोग आइए, इनकी वैल्यू सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप ए से सी डायरेक्टली आएंगे तब भी डी यू जितना है सेम उतना ही डी यू ए से बी और बी से सी में आने में रहेगा। इसका मतलब ये है कि सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि दैट इज़, ये जो पाथ है ए से लेके बी और बी से लेके सी, इस पाथ में डी यू जो रहेगा ये वही रहेगा, वही मतलब कितना 50 जूल। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, वर्क डन इतना दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली वर्क डन कितना दिया हुआ है इस वाले पाथ के लिए 30 जूल दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली आपको हीट एब्जॉर्ब पूछा हुआ है ना, तो हीट एब्जॉर्ब कितना हो गया, डी यू प्लस डब्ल्यू बराबर 80 जूल, दैट्स इट। तो ये आपका
ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ये स्टैटिस्टिकल से है। कंसिडर अ वन डायमेंशनल आइजिंग मॉडल। कंसिडर, डरना मत, आइजिंग मॉडल से डरना मत है ना, क्योंकि ये इतना कोई भारी नहीं होता आइजिंग मॉडल। वन डायमेंशनल आइजिंग मॉडल विद एन स्पिन्स। बस ये है कि इसमें स्पिन्स का रोल होता है, तो वो स्पिन स्टेट्स कहलाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एट वेरी लो टेम्परेचर, जैसे नॉर्मली पार्टीशन फंक्शन में हम यूज़ करते हैं ना स्टेट्स, यहाँ भी स्टेट्स यूज़ में आएगी, वो स्पिन स्टेट्स कहलाएगी। वैन ऑलमोस्ट ऑल स्पिन when almost all spins are aligned parallel to each other, जब सब कुछ पैरेलल हो, क्योंकि दो ही कॉम्बिनेशन होता है, या तो पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी, वही आइजिंग मॉडल है। देयर विल बी अ फ्यू स्पिन्स फ्लिप्स, देयर विल बी a few spins flips with each flip costing an energy टू जे। अच्छा, एक भी फ्लिप होगा तो 2J एनर्जी का कॉस्ट होगा। इन अ कॉन्फ़िगरेशन with R spin flips, the energy of the system is इसको लिख दो लो आंसर। The energy of the system is ओके। तो एनर्जी दी हुई है आपको, बस एनर्जी मिल जाए ना तो फिर सब कुछ मिल जाए। जब भी एनर्जी मिल जाती है ना, बस सवाल इतना आसान होता है कि कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हैं, और एक बार अगर पार्टीशन फंक्शन निकल गया तो आप जो चाहो वो निकाल सकते हो। द नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस मतलब डीजेनरेसी, कितने वे बन सकते हैं उसके, इज NCR। तो ये नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से मतलब डीजेनरेसी टाइप्स से ही है, ठीक है। R वेरीज फ्रॉम 0 to N। देखो दिखने में तो बहुत डिफ़िकल्ट सवाल लग रहा है, बट ये है बहुत आसान सवाल। द पार्टीशन फंक्शन इज, क्या होगा पार्टीशन फंक्शन? ऑप्शन ए J/KV T⁴n। ऑप्शन बी एक्सपोनेंशियल माइनस NJ/,
KBT, ऑप्शन सी साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, देखो उसने डी जनरेसी आपको दिया हुआ है ना, तो इसका बहुत सिंपल सा फंडा है कि एन को तो अपन यूज़ नहीं करेंगे, एन के स्पिन तो हम बाद में देखेंगे, बट पहले सिंगल स्पिन की बात करते हैं। एन नंबर, एन को एक बार छोड़ेंगे, वन सिंगल की बात करें। देखो इधर मतलब पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा, पार्टीशन फंक्शन फॉर द nth स्टेट, वैसे समेशन ऑफ जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई होता है, बट यहाँ पे जी आई तो है नहीं, तो कॉन्फ़िगरेशन एन सी आर है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, पार्टीशन फंक्शन यहाँ पर r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक वेरी करेगा, एंड एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई, क्योंकि ई जो है वो r पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब आपको जो एनर्जी गिवन है वो कितनी है, जो कि r पर डिपेंडेंट है, माइनस एन जे प्लस 2rj। अब एक बार ये समझो कि हम अगर सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन की बात करें यहाँ पे, जो कि केवल एक ही स्पिन की बात करेगा वो, तो सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, वो केवल एक सिंगल स्पिन की ही बातें करता है। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू को आप केवल कहाँ तक लोगे, 1 तक लोगे, तो 0 से लेके 1 तक आपका r वेरी करेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, n को 1 ले लो क्योंकि सिंगल पार्टिकल है ना, तो इसमें n बराबर 1 लेते हैं, बाद में फिर हम लोग कर देंगे, क्योंकि ये जो होता है ना वो नॉर्मली सिंगल पार्टिकल की पावर n इस फॉर्म में होता है ये। तो हम लोग पहले ये निकालेंगे सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन, तो बीटा यहाँ पर n को 1 ले लोगे तो माइनस जे प्लस 2rj। तो यहाँ से हम देखते हैं तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है। देखो दो इसलिए बिकॉज एक स्पिन अप के लिए एक स्पिन डाउन के लिए, जब दोनों इस तरह से अलाइन होते हैं ना तो r का वैल्यू 0 रहता है, और जब इस तरह से रहते हैं तो r का वैल्यू 1 रहता है। तो इसीलिए केवल दो ही इसके कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं r के। पहला कॉम्बिनेशन तो r इज इक्वल टू 0 के लिए रहेगा, जो कि ये रहेगा माइनस जे प्लस 2 मल्टीप्लाई विद द 0j, और दूसरा रहेगा माइनस बी जे प्लस 2 मल्टीप्लाई विद द 1 प्लस जे। तो ये कितना हो गया, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा जे प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, ओके, सो माइनस बीटा जे। तो हम ये जानते हैं कि क्या जानते हो आप, कि कोस हाइपरबोलिक थीटा बराबर एक्सपोनेंशियल थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा अपॉन 2 होता है। तो इसको यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस हाइपरबोलिक बीटा जे। ये सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि n पार्टिकल स्टेट की, तो n पार्टिकल स्टेट में क्या हो जाएगा, अच्छा n पार्टिकल स्टेट में भूल गया, यहाँ पे 2 टू द पावर n भी आता है फॉर्मूले में, अगर स्पिन स्टेट 2 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, Zn बराबर हो जाएगा 2 कोस हाइपरबोलिक अपॉन 2 टू द पावर n। तो ये 2 टू द पावर n से n कट जाएगा, और बीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन kt होता है। तो कोस हाइपरबोलिक जे को तो जे रहने दो और बीटा की वैल्यू रख दो 1 अपॉन kt टू द पावर n, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकालना है आपको। रफली भी आप निकाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको अगर फॉर्मूले याद ना हो तो पार्टीशन फंक्शन में बस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और याद रखना कि आइजिंग मॉडल में नॉर्मली एनर्जी 2 टाइप से ली जाती है, या तो स्पिन अप या स्पिन डाउन। ठीक है, बाकी वो स्पिन कॉम्बिनेशन वो खुद दे देगा, तो उस स्पिन कॉम्बिनेशन से आप लोग जो है एक रफ आइडिया लगा सकते हो।
अब लास्ट क्वेश्चन है, वो और देख लेते हैं। क्वेश्चन 3, नॉन अट्रैक्टिंग बोसॉन्स undergo Bose-Einstein condensation. इसकी भी क्लास मैंने फ्री में ली हुई है अनअकैडमी के ऊपर, आप देख सकते हो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की ना, आपको अनअकैडमी मिल जाएगी है। When trapped in a three-dimensional isotropic simple harmonic potential, isotropic simple harmonic potential for Bose-Einstein condensation to occur the chemical potential। देखो केमिकल पोटेंशियल एक तरह की एनर्जी होती है। अब थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात चल रही है, तो केमिकल पोटेंशियल मतलब वही एनर्जी हो जाएगी। केमिकल पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू, तो ये जो केमिकल पोटेंशियल की बात है ना, तो कोई इतना भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये ए है एच कट बाई 2, ये बी है एच कट ओमेगा, ऑप्शन सी है 3/2 एंड ऑप्शन डी है। तो देखो थ्री डायमेंशनल जब बात करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल की, तो ये वही एनर्जी होती है जो थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की होती है। तो केमिकल पोटेंशियल जो होता है ना, दिस इज सिंपली लाइक एनर्जी, ठीक है ना। और वही थ्री डायमेंशन में जब हम बात करते हैं NX और NY और NZ प्लस 3/2 एच कट ओमेगा, ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, क्योंकि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में ही देखा जाता है। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की यही पहचान है कि यह जो है ग्राउंड स्टेट में ही हम लोग काम कराएंगे इससे। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, NX बराबर NY बराबर NZ होता है 0। तो इसीलिए ये जो एनर्जी होगी 3/2 एच कट ओमेगा रफली। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की केवल यही थ्योरी यहाँ पे काम आ रही है कि ये ग्राउंड स्टेट में काम करेगा। और हार्मोनिक ऑसिलेशन तो आपको दे ही रखा है इसमें, तो कोई इशू नहीं है। हार्मोनिक ऑसिलेटर की लिए आप लोग इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स 2012 में कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे कि 2013 जून 2013 के क्वेश्चंस। मैं आपको समझा दूं कितने क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। तो थर्मोस्टेट की मिला के, थर्मो का तो ये एक क्वेश्चन है आपको मिल गया, थर्मो का ये दूसरा क्वेश्चन भी है, थर्मो का ये तीसरा क्वेश्चन भी है, थर्मो का ये चौथा क्वेश्चन भी है। और इस बार तो बहुत क्वेश्चन है थर्मो के, 4 तो मुझे दिख गए। चलो 4 ही हैं, सेक्शन बी में 4 ही क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जून 13 का थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स करेंगे, सेक्शन बी, जिसमें जहाँ तक मुझे दिख रहा है 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस ही जो भी हैं अपन करेंगे उनको, है ना। तो थैंक यू सो मच।
और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करो ताकि उनको भी, जो लोग CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। चलो अपन एक काम करेंगे, अगले वीडियो में जून 13 का पूरा पेपर कर लेंगे, सेक्शन C और सेक्शन B मिला के। ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं इसमें, है ना। बाय बाय।